हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि यूपी स्पेशल के लिए मैं यूपी की जीके जीएस को लेकर आऊँगा, आपके लिए पढ़ाऊँगा। और तो आज इसी कड़ी में हम लोगों ने घटना चक्र की यूपी स्पेशल की जो है कि पीडीएफ को शुरू किया पढ़ाना। और ये पीडीएफ 2022 की है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल एक परिवर्तन होता है कि वो होता है बजट का। तो बजट हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें मैं सेंट्रल बजट, यूपी बजट, एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और मिनरल्स रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को मैं लेकर एक अलग से वीडियो कवर करूंगा, जिसमें यूपी के बजट और यूपी की इकोनॉमिक सर्वे को हम कवर करेंगे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, चाहे वो उसका भूगोल हो, चाहे उसकी राजनीतिक व्यवस्था हो, या फिर वो उसका क्षेत्रफल हो, नदियों का मैदान, ये सारी चीज़ें यूपी की हमारी सेम रहती हैं। कला, संस्कृति, कल्चरल पहचान, ये सब सेम रहता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए आज हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे और यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, प्रीवियस ईयर पेपर, घटना चक्र की सीरीज, ये सभी कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से सभी पीडीएफ्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, सारे टेस्ट सीरीज की, मॉडल पेपर की, और जो भी ज़रूरत पड़ने पे न्यूज़ वगैरह अपडेट्स होती हैं, वो सभी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं। तो आप इसके अगर एक बार सिलेबस देखेंगे तो लगभग हम इसमें कवर करेंगे उत्तर प्रदेश, भौतिक, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, नदियाँ और विद्युत, खनिज, उद्योग, पशुपालन, जनजाति, ये सभी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ से उत्तर प्रदेश का एक दृष्टि। तो पहले हम लोग एक यूपी के एक मैप को देख लेते हैं कि हमारा यूपी जो है कि भारत में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप देखेंगे कि ये भारत के मैप में आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो है कि ग्रीन वाला पार्ट, ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, प्यारे से उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ नेपाल, यहाँ बिहार हो गया, यहाँ पे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, और ऊपर देखेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश। ये सारे के सारे जो है कि राज्यों से हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा साझा भी होती है। तो ये एक फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये इसका फिजिकल मैप है कि जहाँ से गंगा नदी के बारे में बात करें, रामगंगा हो गई, यमुना हो गई, और ये किस तरीके से गंगा बाहर निकल जाती यूपी से और बिहार में जाती। तो ये सारी एक फिजिकल लोकेशन भी पता रहे। ये हमारी पॉलिटिकल लोकेशन है कि कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से ज़िले किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में और अधिक से अधिक जो है कि अपडेट वर्जन के साथ आपको मैं चीज़ों को समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा बस वही चीज़ आप लोग पढ़िएगा, ज़्यादा फालतू चीज़ें हमें नहीं कवर करनी है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरीके से यूपी के स्टैटिक पोर्शन पूछे जाते हैं। हर एक चीज़ को हमें नहीं पढ़ना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उसी को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले कि भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस पूरे भारत का यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है। यानी पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल इतना है मान लीजिए, तो हमारे यूपी का टोटल बस इतना क्षेत्रफल है, और ये पूरे भारत का कितना हो गया, 7.33%। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है, जबकि जनसंख्या के नंबर पे हमारा पहला स्थान आता है। उत्तर प्रदेश दिवस की बात करेंगे तो 24 जनवरी से ये जो है कि दिवस मनाया जाता है, और सन 2018 से योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। जबकि संयुक्त प्रांत जब 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया, तभी से इसके दिवस को मनाया जाता है। तो राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो इसमें मछलियाँ और तीर धनुष है। वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, इनकी राज्यपाल हमारे यूपी की। वहीं मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश हमारा पुष्प है, राजकीय पुष्प है। और अगर राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस या क्रॉन्च कह सकते हैं, राजकीय भाषा हिंदी या उर्दू। और राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंघा। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक या सीता अशोक। अगर हम अपने प्रदेश की लंबाई की बात करेंगे पूरब से पश्चिम में तो 650 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की बात करेंगे उत्तर से दक्षिण तो 240 किलोमीटर होती है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो आइए हम लोग जो है कि मैप के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है
कि आप लोगों को जितना भी डिजिटल हो सकेगा, जितना अपडेट हो सकेगा, उस तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यूपी का इस मैप भी साइड में ओपन कर लिया है, जिससे हम यहाँ पर उन ज़िलों को देख सकें और अपने दिमाग में बैठा सकें कि कैसे ज़िले कहाँ कहाँ पर हैं। काल्पनिक की जगह मूर्त अवस्था में हम लोग देखेंगे कि हम जिस चीज़ को देखें तो उसको विजुलाइज भी कर सकें। तो चलिए हम उत्तर सीमा की बात करेंगे। अगर यूपी की उत्तरी सीमा 3 जगह से टच होती है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा नेपाल और तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो आइए हम पहले उत्तराखंड के सीमा के साथ साझा करने वाले जो हमारे यूपी के 7 जिले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में सहारनपुर सबसे पहले, तो ये रहा सहारनपुर। फिर मुजफ्फरनगर, तो ये रहा मुजफ्फरनगर। बिजनौर की बात करेंगे तीसरे पे, तो बिजनौर। मुरादाबाद की बात करें तो ये जो लाल वाला पॉइंट है, ये जो लाल वाला क्षेत्रफल है, यही जो है कि आपका मुरादाबाद से संबंधित है। और अगर हम देखेंगे आगे रामपुर, तो ये रहा आपका रामपुर। फिर बरेली और पीलीभीत, तो ये रहा बरेली और ये पीलीभीत। तो लगभग ये जो ज़िले हैं यही मुख्य रूप से उत्तराखंड से हमारी सीमा साझा करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सहारनपुर यहाँ पर एकमात्र ऐसा बस ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और अब हम बात करेंगे नेपाल के, वो भारत मतलब यूपी के वो 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको भी देख लेते हैं मैप पर ही। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा पीलीभीत है, तो ये रहा पीलीभीत, क्योंकि यहाँ से आपकी नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। दूसरा लखीमपुर खीरी, तो ये रहा लखीमपुर खीरी। बहराइच तीसरे पे आता है, तो ये रहा बहराइच। चौथे पे श्रावस्ती, तो ये रहा श्रावस्ती। और पाँचवें पे बलरामपुर, तो ये बलरामपुर है। यहाँ पे सिद्धार्थनगर है छठे पे, सिद्धार्थनगर। और 7वें नंबर पे है महाराजगंज, तो ये रहा आपका महाराजगंज। तो यहीं पे आके नेपाल की सीमा भी समाप्त हो जाती है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण जाते हुए नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या बताइए। तो ये 7 संख्या होती है और इनका क्रम भी यही है: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक नेपाल की जो सीमा होती है वो हमारे यूपी के किन जिलों से साझा करती है। तो ये आपने देख लिया उत्तरी सीमा। अब हम देखेंगे अपने यूपी की पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा में आप देखेंगे कि बिहार से जो है कि हमारे यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, वहीं झारखंड से केवल 1 जिला साझा करता है सीमा। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं मैप। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे पहले महाराजगंज, तो यहाँ पर जो है कि ये बिहार की सीमा साझा होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीमा साझा होती है। तो यहाँ तो होता है नेपाल और यहाँ होता है बिहार। तो महाराजगंज का ये हिस्सा बिहार से टच है और जबकि ये हिस्सा आपके नेपाल से। तो हम लोग क्या समझ पाएंगे कि यहाँ से लगभग मान के चलते हैं तो महाराजगंज हो गया, दूसरे नंबर पे कुशीनगर हो गया ये, तीसरे नंबर पे देवरिया, तो ये रहा देवरिया। चौथे नंबर पे बलिया हो गया, तो ये बलिया हो गया। और 5वें पर गाजीपुर हो गया, तो ये गाजीपुर हो गया। छठे पर है चंदौली, तो ये रहा चंदौली हमारा जो बनारस से काट के अलग किया गया। और 7वें नंबर पे सोनभद्र, तो ये सोनभद्र है। तो लगभग इतनी बड़ी सीमा जो है कि हमारे बिहार के साथ इतने ज़िले जो है कि सीमा साझा करते हैं। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड भी लगभग यहाँ से जो है कि झारखंड भी कुछ यहाँ से जो है कि ये तो मान लीजिए बिहार यहाँ पे कट जाएगा, तो इधर बिहार हो गया और इधर झारखंड हो गया। तो ये सोनभद्र के साथ सीमा को साझा करता है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण सीमा में। तो दक्षिण सीमा में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से कौन है, सोनभद्र ही है केवल अकेला। लेकिन एमपी से सबसे अधिक जिले हमारे टच होते हैं, वो होते हैं टोटल 11 जिले। तो आइए अब हम इसको भी समझते हैं मैप पर। तो देखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ से तो सोनभद्र हो ही गया और यहाँ से एमपी की सीमा शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग नीचे से चलेंगे। तो ये रहा हमारा नीचे से चलने पे क्या हो गया, सोनभद्र, ये रहा सोनभद्र। फिर मिर्ज़ापुर हो गया। प्रयागराज, तो ये रहा आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज। फिर उसका चित्रकूट दे रहा है। तो आइए हम लोग चित्रकूट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्लियर करके। अभी मैं पूरा हॉलिस्टिक वे में फिर आपको दोबारा दिखाऊँगा। तो ये रहा चित्रकूट, फिर बांदा, महोबा और ये ललितपुर। तो ललितपुर जो हमारे नीचे लटके हुए हैं, ये ललितपुर के क्षेत्र को, तो ये रहा आपका ललितपुर। फिर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे झांसी हो गया, फिर आपका जालौन हो गया और फिर इटावा हो गया। कहाँ पे, इटावा और जो है कि आगरा। तो ये रहा आपका आगरा जो है कि, तो इतने जो है कि यहाँ पे ये औरैया भी है, ठीक है। तो इतने जो क्षेत्रफल है, खासकर इटावा औरैया एक ही में आता है। तो इतने जो क्षेत्रफल हैं ये आपको ज़िले देखने को मिलते हैं आपके एमपी के साथ सीमा साझा करते हुए। अब वहीं अगर हम देखेंगे कि राजस्थान की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये पश्चिमी सीमा में एक तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो राजस्थान से 2 जिले, वो कौन कौन से, मथुरा और आगरा सीमा साझा करते हैं। वहीं हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आप देखेंगे सहारनपुर, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ये शामली,
तो शामली कहाँ पे है दोस्तों? ये शामली तो गायब दिख रहा है क्या? बहुत छोटा सा ही होगा। वैसे शामली आपका यहाँ पे रहेगा, ये वाले जोन के पास थोड़ा सा रहेगा शामली। और इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि बागपत हो गया, ये रहा बागपत। और गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर ये रहा। और अलीगढ़ की बात करते हैं तो ये रहा अलीगढ़। और फिर यहाँ पे ये रहा मथुरा। ठीक है, तो ये आपके हरियाणा से हो गए। जबकि दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो ये जो गाजियाबाद है और ये गौतम बुद्ध नगर है, ये दोनों ही जो है कि आपके सीमा साझा कर देते हैं दिल्ली से। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आइए, तो अब आप पूरे मैप पे देख सकते हैं कि लगभग ये वाले ज़िले जो है कि आपके उत्तराखंड से होगा, यहाँ से लेके आपका नेपाल हो गया, यहाँ से आपका हो गया बिहार, यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ से लगभग लगभग ये हो गया आपका एमपी, और यहाँ से राजस्थान, यहाँ से पूरा हरियाणा और दिल्ली। तो ये आपका एक हॉलिस्टिक वे में जो है कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जो है कि इसी, तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से, यहाँ देख सकते हैं कि सीमावर्ती प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 9 होते हैं, जिसमें 8 राज्य होते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर इस जोन में उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे झारखंड, पाँचवें नंबर पे छत्तीसगढ़, छठे नंबर पे एमपी, 7th पे राजस्थान, 8th पे जो है कि आपका हरियाणा। तो 8 राज्य तो ये हो गए। और यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे थोड़े से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिल्ली आ जाता है यूनियन टेरिटरी के रूप में। और अगर एक देश की बात करें तो एकमात्र देश नेपाल है जो यहाँ से लगभग जो है कि 7 जिलों के साथ हमारे सीमा साझा करता है। तो ये यूपी से टच होने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देशों के लोकेशन है, जो मैंने अभी आपको मैप पर भी दिखाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैप है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूँ तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो हो गया नेपाल का पार्ट जहाँ से सीमा साझा होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिहार हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका झारखंड, और यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़, और यहाँ से लेकर अगर हम बात करें यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा लोकेशन एमपी से सीमा साझा करता है। और ये दोनों राजस्थान से, यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा दिल्ली। बाकी ये पूरा लोकेशन आपका हरियाणा से सीमा साझा करता है। तो एक माइंड में, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तराखंड है। तो माइंड में आप एक विजुलाइज कर लीजिए कि हाँ कहाँ पे कौन कौन से ज़िले, कौन कौन सी लोकेशन है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से एकदम माइंड में एक बार यूपी बैठ जाए तो दोबारा फिर वो क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें समझ लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? वो है हमारा ललितपुर। तो आइए अब हम इसके लिए भी मैप की सहायता लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा? ललितपुर है। तो देखिए ये एमपी पूरी तरीके से घिरा हुआ है, मतलब एमपी ने घेर रखा है यहाँ से तीनों तरफ से ललितपुर को। वहीं उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? एमपी तो हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 11 जिलों से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। केवल एक छोटे से पॉइंट यहाँ पे जो टिप है, यहीं पर जो है कि वो हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से सीमा साझा करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आप देखेंगे हरियाणा, तो इस पार्ट पे हरियाणा है, और इस तरफ उत्तराखंड है, और यहाँ ऊपर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश है। तो 3 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की बात करेंगे तो ये जो है कि लगभग 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार हो गया, यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ पे एमपी। तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला एक जिला है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो। और प्रदेश में सबसे कम जिला यानी एकमात्र झांसी है जो सबसे कम स्पर्श करने वाला जिला है, तो वो है आपका ललितपुर से केवल सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जालौन हो गया, यहाँ पे जो है हमीरपुर और ये महोबा, तो इनसे ही केवल ये सीमा साझा करता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा ये जो एफर्ट किया जा रहा है ये कैसा है और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव हो सकता है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग जनगणना को भी पढ़ लेते हैं। अब जनगणना तो कोई चेंज होती नहीं है, 2011 में जो है वो तो आपके 10 साल तक सेम चल रही है, फिर भी हम लोग इसको रट नहीं पा रहे हैं। लगातार प्रश्न आते हैं हर साल एग्जाम में और गलत हो जाता है। तो इस बार ऐसी रट लीजिए इसे कि अगले 1-2 साल तक जब तक नई जनगणना का डाटा नहीं आ रहा है तब तक हमारा इससे प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए कुल जनसंख्या हमारे यूपी की कितनी है, तो आप इसको पढ़ेंगे
तो ये 19,98,12,341 जो है की जनसंख्या है। लिंगानुपात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा 912, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 912 केवल महिलाएं हैं। जनघनत्व की बात करेंगे यूपी की तो 829, 1 किलोमीटर स्क्वायर फल जो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो उसमें 829 लोग रहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि पिछले 2001 से 11 तक आने में जो 10 की वृद्धि लगी 10 साल में 20.2%, यानी कि 20.2% जो है कि 10 की वृद्धि दर है। जबकि यूपी की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%। देखिए ये वो फैक्ट हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं रट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक फैक्ट की वजह से ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो साक्षरता दर है यूपी की 67.7, तो इसमें पुरुषों की जो साक्षरता है 77.3%, महिलाओं की है 57.2%। और अनुसूचित जाति की अगर जनसंख्या बात करेंगे तो लगभग इतनी है और लगभग पुरुष और महिला इतने हैं। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका प्रतिशत याद कर लीजिए कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की कितनी जनसंख्या है, तो 20.7%। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ही एक ऐसा मात्र राज्य है पूरे भारत में जहाँ पे सबसे अधिक एससी कैटेगरी मिलती है। एसटी नहीं, एसटी तो हमारे यहाँ नहीं मिलती बल्कि एमपी में मिलती है एसटी सबसे अधिक। लेकिन अगर एससी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे अधिक पाई जाती है। एसटी की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो केवल और केवल बहुत छोटा सा है, जिसका आंकड़ा ये दिया है 0.6%, तो बहुत कम है। जबकि एससी को देखें तो 20.7% की जनसंख्या हमारे यूपी में रहती है। आगे देखते हैं हम ग्रामीण जनसंख्या। अगर देखिए कहीं कहीं पे डेटा क्या है, संख्या में नहीं प्रतिशत में इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 77.7% अगर ग्रामीण है। तो नगरीय कितनी हो गई, नगरीय आपकी 22.3% जो है कि नगरीय जनसंख्या है। जो शहरों में नगर में रहती है वो 22.3%, गाँव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण 77.7% है। वहीं कार्य सहभागिता दर की बात करेंगे तो 32.94 है। और 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या लगभग इतनी है। इसको आप याद कर लीजिएगा। शिशु लिंगानुपात जो 1000 बालक पे कितनी महिलाएं हैं, तो 902 बालिकाएं हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लगभग 98 बालिकाएं कम हैं लड़कों से, तो ये महिला जो बाल भ्रूण हत्या होती है, जो कन्या भ्रूण हत्या की, जो बहुत सारे आज भी परिवार हैं अशिक्षित परिवार जो क्या करते हैं कि बेटी को जो है कि पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें पता चलता है कि कोई हमारी बेटी पैदा हो रही है तो उसे मार देते हैं। तो ये भ्रूण हत्या भी रोकनी चाहिए, जिससे हमारा लिंगानुपात भी सही हो। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये एक बेसिक डेटा है, फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जो आगे प्रश्न में लगातार पूछा जाता है। अब आते हैं एक और प्रश्न की ओर। वो हमारा प्रश्न क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जो 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या ज़्यादा है और किसकी कम है। तो आपको बस एक सिंपल एक आइडिया ले लेना है। अगर मैं क्रम से बताऊँ तो सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है जो कि 79.73, दूसरे नंबर पे मुस्लिमों की 19.26, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे सिख 0.32, फिर उसके बाद आप देखोगे 0.32 के बाद आप सीधे आ जाएंगे यहाँ पे जैनों की, तो 0.11, फिर बौद्ध की आती 0.10 और ईसाई की आती 0.18 और अन्य धर्मों को मिला लें तो 0.01। तो इस तरीके से जो है कि इसकी जनसंख्या का आपको क्रम पता होना चाहिए कि हमारे यूपी में किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम किसकी हो गई, बौद्ध धर्म की, और सबसे अधिक हिंदू धर्म की है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के संबंध में 2011 के जो आंकड़े हैं हमें वो पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है आपको कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस में होती है, तो गौतम बुद्ध नगर में होती है। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती। अगर हम बात करें अब तो ये तो हो गई ओवरऑल में कि सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे अधिक पुरुषों की साक्षरता दर का है तो वो भी गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम पुरुषों की तो वो श्रावस्ती में हो गई। अब महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में, और जबकि सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि चाहे वो ओवरऑल साक्षरता दर हो या पुरुषों की हो या महिला की हो, तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। और इसीलिए पिछले साल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत थी वो श्रावस्ती जिले से ही शुरू की गई थी। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ओवरऑल में उसका प्रदर्शन अच्छा है और पुरुषों की साक्षरता में अच्छा है, लेकिन महिला की साक्षरता में हमारा कानपुर नगर सबसे आगे है। तो ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि यूपी में पहली तो जाति कितनी होती है, लगभग जो है कि 20% के आसपास अनुसूचित जाति लोग रहते हैं, एससी, और वो भी किस जिले में सबसे अधिक है, तो वो हो जाएंगे आपके कौशाम्बी में, वो भी प्रतिशत की मात्रा में, ये ध्यान देना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो महोबा हो गया, जो कि एमपी से सीमा साझा करता है। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना होता है, कहाँ पे, तो ये होता है लगभग 1026 लिंगानुपात, ये जौनपुर में है, सबसे अधिक लिंगानुपात यहीं पर है। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध में कितना जो है कि लिंगानुपात है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कि जिसमें नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है वो है गाजियाबाद, और राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत यानी एसटी जो कि हमारे यूपी में 0.6% है, उसमें भी सबसे अधिक एसटी जो पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशत वाला जिला बागपत है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखोगे तो वो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कौशाम्बी में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है, लेकिन अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो बागपत इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम के अंतर पे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई है, गौतम बुद्ध नगर में, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में देखने को मिली है हमें। वहीं आप देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक सिटी वाला शहर है, यानी कि नगरीय जनसंख्या है, न कि वहाँ ग्रामीण जनसंख्या है। आगे आप देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती, और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला तो ये हो गया आपका सीतापुर, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या वाला जिला है वो है बागपत। आपको देखिए ये वो फैक्ट है जो एक दिन में तो नहीं याद होंगे, लेकिन हाँ बार बार अगर आप वीडियो को रिवाइज करके बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बागपत हो गया। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक महिला जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर औरैया में, ग्रामीण साक्षरता दर औरैया में सबसे अधिक है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर श्रावस्ती, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत में है। सर्वाधिक साक्षरों की जनसंख्या कहाँ पर है, प्रयागराज में, और न्यूनतम साक्षरों की जनसंख्या श्रावस्ती। तो एजुकेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पिछड़ा हुआ जो है कि ये माना जाता है। और सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी 38 है, और सर्वाधिक स्लम ये पूछा जाता है आपसे, स्लम जनसंख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे, मेरठ में देखने को मिलती है। और सर्वाधिक न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले बदायूं और श्रावस्ती हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा टफ पड़ गया होगा आप लोगों के लिए, कोई नहीं, आप लोग जो है कि मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ों को तैयार भी कर लेंगे। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे कुछ ही चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि ये भाषा वगैरह इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन प्रत्याशा की बात कर लें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा टोटल कितनी है, तो अगर हम बात करते हैं कि कुल व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा वो टोटल है 65.3% है। आगे चलते हैं हम लोग, बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है आप लोगों को। आइए प्रशासनिक स्ट्रक्चर को जरा हम पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि हमारे यूपी में मंडल की जनसंख्या कितनी है, टोटल 18 है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लेटेस्ट मंडल बना है 18th नंबर पे वो कौन सा है। जिलों की जनसंख्या की बात करेंगे जिलों की तो 75 है। नगरों और नगर समूहों की बात करेंगे 915। हमारे यूपी में पूरी ग्राम पंचायतें कितनी, लगभग 58,176 है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा दिया है। न्याय पंचायतें 8,135, तहसील कितनी है 351, विकास खंड कितने हैं 826, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है। नगर पंचायत कितनी 439, और नगर पालिका परिषद कितनी है तो 198 है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, फैक्ट हैं जो आपसे रख दिए जाते हैं प्रश्नों में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नगर निगम की बात करेंगे तो 17 हैं। कुल ग्राम ये जो है कि टोटल 1,06,700 कुछ दिए हुए हैं, और आबादी जो ग्राम है वो 97,814, और आर्थिक संभाग ये इंपॉर्टेंट है 4 ही टोटल दिए हुए हैं।
अब यहाँ पर आप आंकड़ा देखेंगे आगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत का जो आंकड़ा है 2019-20 का, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में, जब आपसे पूछा जाता है कि यूपी का जो परमाणु केंद्र है वो कौन सा विद्युत का, तो नरौरा है। वहीं हरदुआगंज जो कि ताप विद्युत गृह है, तो ये अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1956 में हुई है। तो ये 2-3 चीज़ें देखिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को हमें पढ़ना है। जैसे राज्य परिषद की स्थापना की बात करेंगे, विद्युत परिषद तो 1956, नियामक आयोग रेगुलेटरी बॉडी 1998। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उन्हीं को पढ़ा जाएगा, इसमें सारी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है आपको कंपैरिजन करने के लिए। बात करते हैं अगर हम जनसंख्या वृद्धि, तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो हुई है 20.2%, जबकि भारत में हुई है 17.7%। जनघनत्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, जबकि पूरे भारत का 382 है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यूपी में 22.3% नगरीय है, जबकि पूरे भारत में 31.1%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 77.7% उत्तर प्रदेश में, जबकि पूरे भारत में 68.9% ग्रामीण है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और जबकि पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो कुल व्यक्ति की साक्षरता दर यूपी में है 67.7, जबकि भारत में 73.0% जो है कि साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है 77.3 और स्त्रियों की है 57.2। और भारत में कितनी पुरुषों की 80.9 और महिलाओं की है 64.6% जो है कि पूरे भारत की एजुकेशन है महिलाओं की। अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या का प्रतिशत है यूपी में 20.7, पूरे भारत में 16.6% है। और अगर हम बात करें एसटी की तो यूपी में 0.6%, जबकि पूरे भारत की जनसंख्या में 8.6% है। जन्म दर की बात करते हैं अगर हम लोग, नहीं जन्म दर की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको जो है कि सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। तो आप सीधे आ जाइए अगले टॉपिक की ओर। तो आइए, जितना उसमें पूछना था उतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे बन जाते हैं मंडल वाइज। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है टॉपिक कि उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबंधित जिले, जो कि 18 मंडल हैं जिसमें 75 जिले हैं, और 18वां मंडल मैंने अभी ऊपर आपसे पूछा वो अलीगढ़ बनाया गया है जिसमें कुछ जिले शामिल हैं। तो आइए ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मंडल किस में है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराया है, आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे लखनऊ मंडल की बात करेंगे तो इसमें लगभग 6 जिले आते हैं, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव। आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं तो इसमें 3 जिले आते हैं जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया। कानपुर मंडल की बात करेंगे तो इसमें 6 जिले आएंगे, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज। फिर आप देखेंगे आगरा मंडल जिसमें 4 जिले होते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। फिर आप देखेंगे मुरादाबाद मंडल जिसमें 5 जिले होते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल। तो ये आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे मंडल भी पता होना चाहिए। देखिए मुख्यालय भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मिर्ज़ापुर मंडल मुख्यालय तो मिर्ज़ापुर हो गया, 3 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। वहीं वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी मंडल का मुख्यालय तो वाराणसी है और 4 जिले हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। फिर चित्रकूट मंडल जिसका मुख्यालय बांदा में है, यहाँ पे 4 जिले हैं, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। प्रयागराज मंडल जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, 4 जिले हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। देखिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत घूमने फिरने में विश्वास रखते हैं, थोड़ा टूरिज्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको यूपी के 75 में से 30-35 जिलों की लोकेशन, आसपास के जिले किससे जुड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता ही रहती हैं। मैं खासकर बहुत घूमने में विश्वास रखता हूँ, तो बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे ही घूमा है और यूपी को बिना पढ़े ही बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया है मैंने। तो घूमना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि पैसे नहीं है और उधार लेके घूम रहे हैं और समय नहीं है, पढ़ाई का समय और आप घूमे पड़े हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आसपास की लोकेशन तो आपको कुछ तो पता ही होंगी और कुछ यहाँ से आप याद कर लीजिए। अलीगढ़ मंडल जो सबसे नवीनतम बना है, 18वां मंडल जिसका मुख्यालय अलीगढ़ और 4 जिले हैं इसमें, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। वहीं झांसी की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय झांसी और 3 जिले हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी। सहारनपुर मंडल जो कि सहारनपुर में 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। वहीं बरेली मंडल जिसमें मुख्यालय बरेली है, जिसमें 4 जिले आते हैं, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यूपी के आप लोगों ने कितने ज़िले लगभग घूमे हैं, कहाँ कहाँ पे घूमा है, तो मुझे तो पता चले कि आप लोग यूपी में अगर घूमते भी हैं तो कितने ज़िले घूमे, कहाँ कहाँ पे घूमे, जहाँ से आपको प्रश्न अगर आता है तो आप सही कर लोगे।
और अगर वहाँ से कोई भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन अगर ऐसी होगी कि जहाँ पे आप घूमे हैं और वहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, तो मैं आपको उसी कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा कि ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि गोरखपुर में या लखनऊ घूमे हैं या बरेली घूमे हैं या इलाहाबाद या बनारस या आपके मुरादाबाद, तो वहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है। गोरखपुर मंडल की बात करेंगे तो मुख्यालय गोरखपुर हो गया, जिसमें 4 जिले हैं, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। बस्ती मंडल में बस्ती मुख्यालय 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। मेरठ मंडल की बात करेंगे तो मुख्यालय मेरठ हो गया और 6 जिले हैं इसमें, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। देवी पाटन मंडल जो कि गोंडा में आता है, वैसे देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में आता है, जिसमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। अयोध्या मंडल, अयोध्या मुख्यालय होता है 5 जिले, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी। ये पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया अंबेडकर नगर के लिए कि ये किस मुख्यालय के अंतर्गत आता है या यहाँ पे कौन से ज़िले में ये आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का फिजिकल जो है कि मैप, यानी उत्तर प्रदेश का फिजिकल। देखिए प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हम लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को सुन के समझ के तैयार कर सकते हैं। यूपी का मैंने मैप भी आपको दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तराखंड के गठन से पहले राज्य के 3 भूभाग थे, एक तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में आज जो उत्तराखंड के क्षेत्रों में आता है वो सारा का सारा यूपी में आता था, प्लस गंगा के मैदान, यमुना के मैदान, मैदानी क्षेत्र आ गया। और दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र, उसमें स्पेशली आपके बुंदेलखंड वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे महोबा, जालौन, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाते थे। जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश से तो अलग हो गया। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ केवल भाबर और तराई वाला क्षेत्र ही बचा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश को वर्तमान रूप से मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक होता है भाबर और तराई का प्रदेश, और दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा जो है कि दक्षिण का पठारी प्रदेश। भाबर और तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर, पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तो आइए इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है भाबर और तराई का जो प्रदेश है वो सहारनपुर से लेकर देवरिया, तो लगभग यहाँ से लेके ये पतली सी एक पट्टी के रूप में यहाँ पे जो है कि फैला हुआ है ये देवरिया के रूप में। तो ये पतली पट्टी है जहाँ पे भाबर और तराई का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं फिर गंगा यमुना का मैदान दूसरे पे आता है, और दक्षिण भारत का जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो आता है तीसरे नंबर पर। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब एक एक करके देखेंगे हम लोग। भाबर के क्षेत्र को पहले देखते हैं। तो जो भाबर का क्षेत्र होता है, अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो ये सामान्यतः कंकड़ और पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग होता है, जहाँ से नदियाँ वगैरह होकर गुजरती हैं और नदियाँ अपने साथ पहाड़ी पत्थरों को भी लेकर आती हैं। विस्तार की बात करेंगे तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, अगर हम इनके विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कमी आती है और नदियों का लुप्त हो जाना। सामान्यतः यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि गंगा यमुना के मैदान की बात करेंगे तो आप देखो गंगा यमुना का एक ऊपरी मैदान, फिर एक मध्य मैदानी मैदान और तीसरा पूर्वी मैदान। तो लगभग इनका विस्तार 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में किया गया है। वहीं विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में इसका विस्तार है। मध्य मैदान का पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही जिला, यहाँ तक इनका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तराई क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तराई क्षेत्र मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, जूट आदि फसलों की अधिक पैदावार यहाँ होती है। घने जंगल होते हैं और लंबे हाथी घासों से ढका होता है, और भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हो पाई है यहाँ पे। और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे जो पठारी क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से जो नदियाँ होती हैं वो पूर्वी केन नदी, पश्चिम बेतवा, पाहुज नदी, उत्तर गंगा, यमुना और दक्षिण विंध्य पर्वत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड का हिस्सा आता है। बघेलखंड में दोस्तों केवल 2 जिले आते हैं, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, जबकि बुंदेलखंड में पूरे 7 से 8 जिले आते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से हम लोग। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः आर्द्र और उष्ण, यानी कि गर्मी भी होती है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, और वहीं साधारण आर्द्र एवं उष्ण भी होती है। तो सामान्यतः यहाँ पे जो बारिश होती है लगभग 180 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। और ऋतुओं की बात करेंगे तो एक शीत ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। इसमें आप लोग खुद ही जीवन जी रहे हैं, आप लोग इसी में जो है कि देख रहे हैं कि हम कब गर्मी होती है कब ठंडी होती है, तो इसमें आपको समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत
नहीं है। लेकिन अगर कोपेनहेगन के अनुसार अगर मैं बात करूं कि यूपी की जलवायु को किस में रखा गया है, तो CWG के अंतर्गत रखा गया है। वहीं थॉर्नवेट ने CBW के अंतर्गत रखा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपसे प्रश्न को, तो हो सकता है यूपी का अगर पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम इससे संबंधित कुछ जो है कि फैक्ट। तो यहाँ पर ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो हमारे प्रश्न से हो, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें फैक्ट मिलेगा कि ग्रीष्म ऋतु में संबंधित कोई तथ्य देखिए। जैसे सामान्यतः मध्य मार्च से जून तक होती है। झांसी और आगरा जिले में सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है और सबसे कम गर्मी बरेली जिले में देखने को मिलती है। सामान्यतः जो लू होती है वो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक औसत तापमान यहीं पे होता है, और कारण क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा से निकटता होती है, इसलिए यहाँ पे तापमान देखने को मिलता है। और इसी बुंदेलखंड रीजन में ही आपका झांसी भी आता है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम 21 से 23। और ये वाली चीज़ हो गई। देखिए अभी जलवायु चल रहा है तो हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जलवायु के बाद जब आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और मैपिंग वगैरह पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम मिट्टियों की बात करते हैं तो मिट्टियों में आप देखोगे कि स्पेशली जो प्रोफेसर वाडिया साहब हैं, कृष्णन हैं, मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन किया गया। जैसे एक तो हो गया गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, जिसमें बांगर होती है जो कि पुरानी जलोढ़क मृदा होती है, जहाँ पर बाढ़ का कोई असर नहीं होता, बाढ़ नहीं आती है। दूसरी होती है खादर या नवीन जलोढ़क मृदा, जहाँ पर सामान्यतः बाढ़ हमेशा देखने को मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो खादर होती है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसमें नदियाँ और बाढ़ लगातार आती रहती हैं। बांगर जो कि बाढ़ का प्रभावी क्षेत्र नहीं होता, यहाँ पर बाढ़ की संभावना बहुत ही कम होती है। बुंदेलखंडी मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की जो प्राचीन रवेदार या विंध्यन शैल की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में जो खनिज प्रचुरता है तो किसकी, फास्फोरस एवं चूना, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी है। तो हमारे यूपी में क्या होता है, जो बांगर मिट्टी होती है उसमें मुख्य रूप से फास्फोरस और चूना तो मिलता है, और इन्हीं बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कह दिया जाता है कहीं कहीं पे, कहीं बांगर कहीं उपरहार, या और भी नाम है जैसे दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ या उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को उपरहार मिट्टी कहा जाता है, तो जब आपने पढ़ा होगा तभी तो जानेंगे। तो बांगर मिट्टी को कहा जाता है। देखिए चैनल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, उस पर मैंने देखा है कि यूपी स्पेशल के नाम पे बस कुछ राजनीतिक संस्थाएं बता दी गई, कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं, कुछ मंडल बता दिए गए, बस हो गया ख़त्म यूपी स्पेशल। जबकि मैक्सिमम चैनलों ने क्या किया, यूपी की जलवायु नहीं बताई, यूपी की कृषि नहीं बताई, यूपी की मिट्टी नहीं बताई, यूपी की नदियाँ नहीं बताई। तो कैसे आपका यूपी तैयार हुआ भाई। यूपी में जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी बताओगे ही नहीं तो पॉलिटिकल ही बता देने से थोड़े हो जाता है। तो सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। अगला है हमारा खादर मिट्टी, जो कैसी होती है, नवीन जलोढ़क होती है, सामान्यतः नदियों के बाढ़ वाले मैदान में होती है। और इनके अन्य नाम क्या होते हैं, जैसे नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट, ये सारी चीज़। अगर हम बात करें इसकी उर्वरता की तो इसमें अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है, क्योंकि लगातार नदियाँ और बाढ़ यहाँ पर क्या करती हैं, मिट्टी में खनिज पदार्थों को लेकर आती हैं, और नदियों के आने से, बाढ़ के आने से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से चूना और पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्मों की अधिकता तो देखने को मिलती है, क्योंकि नदियाँ और जो बाढ़ है वो कई सारे ऐसे जीवाश्म होते हैं जो मरे हुए जानवर हो गए, आप घटक हो गया या पेड़ पौधे हो गए, इनको लेकर आते हैं बार बार और नदियों में ये जम जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवाश्मों की अधिकता देखने को मिलती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थ की यहाँ पे जो कमी होती है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है कि किस तरीके से मिट्टी जो है हमारे भारत में, वहाँ पे कोई भी ऐसी मिट्टी नहीं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थ की मात्रा अधिक मिल जाए, सामान्यतः यहाँ पे कम ही मिलती हैं। तो आपने बांगर को समझा, खादर को समझा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं स्पेशली, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पर्वतीय मृदाएं, लाल बलुई मिट्टी, तराई मिट्टी, लक्षण प्रभावित, लाल और पीली मृदा, मिश्रित मृदा, काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदाएं और जलोढ़ मृदाएं, ये मुख्य रूप से 7-8 प्रकार की मृदाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और वहीं अगर आप देखोगे कि लाल मिट्टी का जो क्षेत्र होता है स्पेशली, ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में देखने को मिलती है जो है कि जैसे। और यहाँ पे जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं लाल मिट्टी में, गेहूँ, चना, दलहन, ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। वहीं लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बालू में जो लाल सैल होते हैं उनके अपक्षय से इनका निर्माण होता है। ठीक है।
और लाल मिट्टी में कमी किस चीज़ की होती है? तो वही नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, चूना खनिजों की भी इसमें कमी देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जाए कि यूपी में लाल मिट्टी है कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल लाल मिट्टी होती है। और बुंदेलखंडी मिट्टी जो होती है उनके अन्य नाम देखिए, परवा जिसको पड़वा कहते हैं, मांड, राकर मृदा, भोटा मृदा, ये सारी चीज़ें कहते हैं बुंदेलखंड मृदा के अन्य नाम के रूप में। तो आइए अब हम यहाँ से कुछ बेसिक फैक्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? मथुरा और आगरा, क्योंकि दोनों ही राजस्थान की सीमा पर हैं और वायु अपरदन सबसे अधिक मरुस्थल में होता है, यानी कि राजस्थान में, तो उसका प्रभाव हमें मथुरा और आगरा में देखने को मिलता है। वहीं जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हो गया हिमालय का तराई प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, और जल उपलावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूह मृदा भी कहते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मृदा है उसको रेगुर मिट्टी, करेल मिट्टी, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जिसको हमें देखना जरूरी है। उत्तराखंड गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो वन क्षेत्र था वो तो उत्तराखंड में चला गया। अब उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 6.15% क्षेत्र ही बचा है, क्योंकि ISFR जो इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वो कहती है कि यूपी के पास केवल 6.1% क्षेत्रफल ही क्या बचा है, वन के क्षेत्र में बचा है, यानी कि फॉरेस्ट के रूप में बचा हुआ है, जो पूरे यूपी का क्षेत्रफल होगा उसका। तो आइए यहाँ पर ISFR की जो रिपोर्ट है यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको भी 2021 का इम्पॉर्टेंट है, कवर कर लिया जाए यहीं पर। तो पहले तो समझते हैं उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ कब कब आई हैं। तो पहली वन नीति 1952 में आई थी, दूसरी वन नीति 1988 में आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सी वन नीति का संचालन हो रहा है? तो 1998 से वन नीति का संचालन हो रहा है। और वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य वन नीति 2017 लागू की गई, जो कि 1998 के स्थान पर लागू की गई है। तो कौन सी नीति चल रही है? 2017। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि ISFR 2021 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में। इस रिपोर्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम यूपी की स्टेटस को देखते हैं। तो जो टोटल वन आवरण क्षेत्र है वो कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ? तो 6.15% क्षेत्रफल हुआ। तो आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के टोटल 6.15% क्षेत्रफल पे उत्तर प्रदेश में क्या है, वन की स्थिति देखने को मिलती है। अब देखिए यही सब इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कई सारे लोगों ने छोड़ दिया है, पढ़ाया ही नहीं है यूट्यूब पर। जबकि यूपी में ऐसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं तो बिल्कुल ही बच्चों को पता नहीं चलता है। भाई यूपी की आप वन रिपोर्ट को नहीं पढ़ के जा रहे हो, पूरे भारत की वन रिपोर्ट तो पढ़ ली लेकिन यूपी की पढ़ी नहीं, तो फिर जानकारी तो अधूरी रह गई। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब आइए फैक्ट पर और चलते हैं। क्या फैक्ट है हमारा अगला? तो हम और भी चीज़ों को समझते हैं। तो अगला टॉपिक जो इसमें हमारा है वो ये रहेगा इसी में कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कहाँ पे है। तो आपको बस एक याद रहे, सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा चित्रकूट। तो अगर आप गौर से समझेंगे तो सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है तो सोनभद्र में पाया जाता है, और न्यूनतम प्रतिशत के क्षेत्र में तो भदोही में। यानी कि सबसे अधिक प्रतिशत के क्षेत्र में सोनभद्र वालों ने जंगल लगाए और सबसे कम जो है कि जंगल लगाए किसने? भदोही वालों ने। और वहीं अधिकतम वन क्षेत्रफल की बात करें, प्रतिशत नहीं क्षेत्रफल, तो सबसे अधिक सोनभद्र है, और न्यूनतम में भी अगर हम बात करेंगे तो भदोही है। तो आप देखोगे चाहे आप प्रतिशत में पढ़ लो चाहे आप क्षेत्रफल में पढ़ लो, आपको सोनभद्र अधिकतम मिलेगा, भदोही न्यूनतम मिलेगा। जबकि बाकी अगर आप देखोगे लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, मऊ और मैनपुरी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनों के लाभ, वनों से भाई क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला, इमारती लकड़ी के रूप में हमें साल और सागौन का प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं कागज उद्योग में बेंत और बांस का प्रयोग होता है। वहीं बिरोजा तथा तारपीन के तेल की प्राप्ति के लिए चीड़ वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग होता है। रेलवे लाइन के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो कि कत्था किससे बनता है? खैर वृक्ष से। बीड़ी तेंदू वृक्ष से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब हमारा आता है उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव। तो कैसे होते हैं वन महोत्सव भाई, इसको भी समझ लेते हैं। जो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको तो हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे, उसको तो हम छोड़ सकते नहीं हैं, क्योंकि अगर प्रश्न पूछेगा तो फिर आप कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं। तो मुझे पता है कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता हूँ।
वन महोत्सव का सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि किस महीने में मनाया जाता है। तो जुलाई के प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह, तो प्रथम सप्ताह का मतलब ही हो गया 1 तारीख से लेकर 7 तारीख, तो जुलाई के प्रति वर्ष जो है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और इसका प्रारंभ हुआ था जुलाई 1952 से, जब पहली वन नीति लॉन्च की गई थी। वन महोत्सव आंदोलन का जो मूल आधार है कि वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी का अर्थ है जीवन। यानी अगर आपको जीवित रहना है तो अल्टीमेटली आपको वृक्ष को लगाना ही पड़ेगा। तो यही वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार भी है। अब आ जाइए, वनों पर आधारित उद्योग जो भारत यूपी के हैं वो कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में हैं। बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड, ये सारे उद्योग बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में होते हैं डेवलप। कागज़ उद्योग की बात करेंगे तो सहारनपुर में है। लकड़ी के खिलौने की बात करेंगे तो सोनभद्र और वाराणसी हैं। खेल के सामान की बात करें तो मेरठ। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने, तो ये सब मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। अभी हम आगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम इसे आगे देख लेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि ताकि आप समझ पाएँ यहाँ पे। और ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑपरेशन ग्रीन, यानी कि उत्तर प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए 2007-8 में ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया, जिसमें एक सामाजिक वानिकी योजना आई थी 1979 में, बांस रोपण और वन सुधार योजना आई थी 2007-8 में, वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में आई थी, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में, सघन वृक्षारोपण परियोजना 2005-6 और वृक्ष बंधु पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया जाता था 2007-8 में ही दिया जाता था। ठीक है। और एक मिशन चलाया गया ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने ज़िले का नाम होता है कि स्वच्छ शहर स्वस्थ शहर, तो इस तरीके से ग्रीन यूपी क्लीन यूपी ये जो प्रारंभ की गई थी योजना, ये 7 नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। और विशेषता क्या है कि 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड किया गया इसमें, और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधरोपण का संपन्न किया गया था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य वर्तमान में आपको 3 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो चौथा हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, चित्रकूट लिख लेता हूँ मैं, आपको बता दिया जाए कि चित्रकूट में कौन सा है, रानीपुर अभी खोला गया है। ठीक है, रानीपुर जो है कि टाइगर रिजर्व या वन अभ्यारण्य जो खोला गया है, तो टोटल 4 हो गए। दुधवा की बात करें, पिछली साल ही प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिले में, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लखीमपुर में आता है, लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमनगढ़ की बात करेंगे तो अमनगढ़ आपके बिजनौर में आता है। कहाँ पर आता है, बिजनौर में। तो दुधवा आपका लखीमपुर में है, पीलीभीत पीलीभीत में है, अमनगढ़ बिजनौर में है, और चित्रकूट में जो अभी नया खोला गया है रानीपुर। तो इस हिसाब से यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, यानी कि बाघ अभ्यारण्य कितने हो गए, 4 हो गए, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और चित्रकूट। और यूपी का सबसे पुराना कौन सा है, दुधवा है, और सबसे नवीन कौन सा है, चित्रकूट है। और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर हैं, जैसे अगर आप लखनऊ में देखोगे तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, जो कि जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे, लखनऊ में। वहीं शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में इस्टेब्लिश हो रहा है, और कानपुर प्राणी उद्यान भी देखने को मिलता है। हालांकि और भी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे, या यूँ कहूँ कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ में, जहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ज़रूर से ज़रूर एक मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार जो 11 हैं उनसे संबंधित जिले वो कौन कौन से ज़िले में इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में 1957 में इस्टेब्लिश किया गया। ये चंदौली आपके वाराणसी से अलग करके बनाया गया था। तो ये वाराणसी के समीप है चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपको याद रहना चाहिए, और यही हमारे यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। दूसरा आता है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, वाराणसी में है। तीसरा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बांदा में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है। और ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में है। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जिसमें मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर इन सभी क्षेत्रों में आ जाता है, ये तो और भी बड़ा है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा और इटावा में। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन जाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन पर स्थित है। अब आपसे पूछता क्या है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे देगा आपको ललितपुर, इटावा, महाराजगंज, बरेली। तो आपसे पूछेगा, तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप टिक लगाओगे। और ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल प्रैक्टिस पेपर में हमने कराए हैं प्रश्न, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला कौन सा खोला गया 1957 में चंद्रप्रभा चंदौली में। बाकी के आप लोग ईयर भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, बस ये देख लीजिएगा कि सबसे पहला कौन सा खोला गया, तो वो मैंने बता दिया चंद्रप्रभा। आगे चलते अब एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश के 14 पक्षी विहार, कितने पक्षी विहार हैं टोटल 14। तो हम इसको एक तरफ से शुरू करेंगे। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार जो है कि कहाँ पे, महोबा में। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा इटावा, मुख्य रूप से इसको आगरा ही माना जाता है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर। सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़। जयप्रकाश नारायण जिसको सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार कहता है बलिया में है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार की बात करेंगे तो उन्नाव में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। पटना पक्षी विहार, ये बिहार वाला पटना नहीं, ये हमारे एटा का पटना है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये आपके जो 14 वन्यजीव विहार हैं इनको आप याद करिएगा। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपको। तो आइए, विजय सागर महोबा में है। पार्वती अर्गा गोंडा में। सुर सरोवर आगरा। समन पक्षी विहार मैनपुरी। बखीरा संत कबीर नगर। सेखा झील अलीगढ़। जयप्रकाश सुरहा ताल बलिया में। शहीद चंद्रशेखर नवाबगंज उन्नाव में। समसपुर रायबरेली। पटना एटा में। लाख बहोसी कन्नौज। सांडी हरदोई में। अब ओखला गौतम बुद्ध नगर। अब भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में स्थित है। अभी जो है कि आपको पता होगा कि पिछली वर्ष जो है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं इस समय। अब आगे चलते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं, इनका कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूछ लिया जाता है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, यानी कि मोर के संरक्षण का केंद्र कहाँ पे है, तो वृंदावन मथुरा। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि मोर के पंख हमारे कृष्ण को बहुत ही जो है कि खुश करते थे, या यूँ कहें कि बहुत ही पसंद थे। और कृष्ण कहाँ से संबंधित थे, मथुरा वृंदावन से, तो वहीं पे मोरों के संरक्षण की बात भी हो रही होगी। कछुआ पुनर्वास योजना, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कछुआ जो अभ्यारण्य है वो आपके बनारस में है। तो ये गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुआ के संरक्षण हेतु है। और घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास केंद्र, ये मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 1957 में। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय स्तर पे है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। हालांकि प्रदेश में हमारे 4 जो है कि उद्यान है वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तो दुधवा हो गया, दूसरा आपका जो है कि पीलीभीत हो गया, तीसरा अमनगढ़ हो गया और चौथा रानीपुर हो गया। तो ये चारों इस समय हो चुके हैं। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर यह समझिएगा कि जो बाघ परियोजना का मतलब हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, जो कब शुरू हुआ था, तो 1973। अब इससे संबंधित एक डेटा ले लीजिए कि अभी हाल ही में इसकी 50वीं जयंती मनाई जा रही है। और मोदी जी के द्वारा मैसूर कर्नाटक से नए जो है कि आंकड़े दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के, जो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया था। तो पहले आप पढ़ते थे 2967 जो है कि टाइगर हैं, लेकिन अब आप एक नया डेटा याद रख लीजिए 3167, यानी 3167 जो है कि मतलब बाघ देखे गए टाइगर। तो ये आपका नया आंकड़ा हो चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, मतलब किसे, तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को भी दे दिया गया। अब प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है, किस लिए, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। और अभी मैंने आपको बताया कि जो वन महोत्सव होता है वो कब होता है, जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या होता है, वन महोत्सव होता है। और यहाँ पे वन्य प्राणी सुरक्षा कब होती है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होती है। तो ये सब वो छोटे छोटे फैक्ट हैं दोस्तों जो पूछ लिए जाते हैं आपसे। आइए अगला प्रश्न भी जो मैंने आपसे पूछा था अभी, यूपी में टोटल कितने रामसर साइट है, 10 हैं। तो पहले आप समझ लीजिए इसके बारे में कि रामसर साइट क्या है। तो देखिए जो रामसर है, ये रामसर स्थल जो है कि ईरान देश का है, ठीक है। यहाँ से 2 फरवरी को जो है कि रामसर साइट के दिवस मनाए जाते हैं, यानी कि रामसर स्थल दिवस मनाया जाता है।
यूपी में अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट हो चुकी हैं, और ये आंकड़ा मैं आपको दिसंबर 2022 तक के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसमें 75 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर में एक सालबुग नाम से एक जगह है, उसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। और सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वो 14 है, वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर पे हमारा यूपी आता है, जिसमें 10 रामसर स्थल शामिल हैं। तो आइए अब हम उन 10 के नाम पढ़ लेते हैं लिस्ट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार, वो नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। और सांडी पक्षी विहार हरदोई। सरसई नवार झील इटावा। सुर सरोवर आगरा। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो बखीरा वन्यजीव विहार है, ये संत कबीर नगर, ये जून 2021 में अभी शामिल हुआ है लेटेस्ट। तो ये इस तरीके के जो 10 रामसर साइट है, ये अभी आप लोगों ने जो है कि पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान में पढ़े थे, तो उन्हीं को जो है कि काउंट कर लिया गया कि यूपी में टोटल 10 रामसर साइट भी हो चुकी हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो देखिए, नदियों से संबंधित जो प्रश्न बन जाते हैं, पहले बेसिक समझते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। तो गंडक और राप्ती हिमालय से निकलती हैं, रामगंगा भी हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है, काली शारदा भी निकलती है, घाघरा भी निकलती है और गंगा भी निकलती है। जबकि मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, गोमती, ये कहाँ से निकलती है, तो ये एक फुलहर झील है। क्या है, फुलहर झील, जो पीलीभीत में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, पीलीभीत में। तो वहाँ से निकलती गोमती। वैसी वरुणा जो कि बनारस से निकलती है। पांडो, सई कहाँ की नदी है, हरदोई की, इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है। और ईसन, तो ये प्रमुख नदियाँ जो मैदान से निकलती हैं, किसी हिमालय से नहीं निकलती हैं। और आगे देख लेते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण यूपी का पठार है, जैसे कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ से जो नदियाँ निकलने वाली होती हैं वो कौन सी होती है, जैसे कन्हार, टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल, रिहंद। टोंस जो है कि किसकी सहायक नदी होती है, तो यह यमुना की सहायक नदी होती है। सोन डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है, पहलेजा घाट यानी कि आपके पटना के समीप। रिहंद यह सोन की नदी होती है, सहायक होती है। चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये सब पठारी क्षेत्र से निकलती है, हिमालय के क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। तो अब आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि इन चारों नदियों का नाम रख के, और यहीं पे आपको घाघरा दे दिया जाएगा, ठीक है, घाघरा, और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है। तो आपको क्या आंसर देना है, घाघरा, क्योंकि हिमालय से घाघरा ही निकलती है, बाकी सभी तो जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की है। तो ये आपको इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, और यही आपको पता रहनी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गंगा की सहायक नदियों की बात करें, तो सबसे ऊपर जैसे मान लीजिए गंगा नदी इस तरीके से बह के आ रही है, तो गंगा के बाएं हिस्से की होंगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। ओके। और अगर हम बात करें दाहिने हिस्से से, तो यमुना, टोंस, सोन। तो उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती हैं। जबकि दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस, सोन, ये सब प्रमुख नदियां हैं इसकी। इसी तरीके से गंगा नदी से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं कि गंगा का जो उद्गम होता है वो गोमुख यानी जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से होता है उत्तराखंड में। और उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम होता है भागीरथी। और जब भागीरथी में आपकी अलकनंदा, ठीक है, कौन सी नदी, अलकनंदा, जब नदी मिल जाती है तो ये दोनों ही मिलके गंगा के नाम से हो जाती है, यहाँ पे लिखा भी है। और देवप्रयाग में संगम होता है। और सबसे पहले जो मैदानी क्षेत्र है वो है हरिद्वार, जहाँ पे यह प्रवेश करती है उत्तराखंड में। और विस्तार क्या है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में, और फिर पश्चिम बंगाल में। तो आप देखोगे कि गंगा का जो विस्तार है वो लगभग 5 राज्यों से है, 1, 2, 3, 4, 5। और बंगाल से निकल कर ये बांग्लादेश में चली जाती है। इसलिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि दो देशों के बीच बहती है, एक तो बांग्लादेश, दूसरा भारत। और ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाती है, जिसकी सहायक नदी कौन सी जाती है, यानी कि यूँ कहें कि किस मुख्य नदी के साथ बनाती है, तो ब्रह्मपुत्रा के साथ ये डेल्टा बनाती है। और लंबाई की बात करें तो पूरी गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर, ये ध्यान देना। लेकिन अगर केवल यूपी की बात करेंगे तो यूपी में ये लगभग 1450 किलोमीटर लंबी नदी है। पूरी गंगा का मतलब हो गया कि गंगोत्री से निकल के और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाने तक पूरी लंबाई इसकी भारत में कितनी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1450 किलोमीटर, तो ये केवल और केवल यूपी में बहती है। और गंगा के किनारे बसने वाले जो इंपॉर्टेंट तटीय शहर हैं वो हैं आपके फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी,
प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाज़ीपुर। ये मुख्य शहर हैं, ऐसा नहीं कि और भी शहर नहीं होंगे, तो और भी होंगे, लेकिन ये मुख्य शहर हैं जो इनके किनारे बसे हुए हैं। तो जैसे कानपुर को कई बार पूछा गया, वाराणसी को पूछा गया है, फर्रुखाबाद को पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को मैं अधिक से अधिक चाहूँगा कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी जो है कि सपोर्ट कीजिए। इसकी पीडीएफ जो है कि आप लोगों को 1 से 2 क्लास कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।